हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा। आपको एमपीपी से प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की 10वीं यूनिट में आपको पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ाया था और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में। तो राज्य मानव अधिकार आयोग का मतलब क्या है? तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे भारत के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई है। ठीक ऐसे ही राज्यों के स्तर पर भी राज्यों में मानव अधिकार की रक्षा करने के लिए एक राज्य मानव अधिकार आयोग की व्यवस्था की गई है। तो प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानव अधिकार आयोग स्थापित किया जाएगा। इसके लिए हमारे भारत में एक अधिनियम पारित किया गया था। उस अधिनियम का नाम था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि राज्यों में भी एक मानव अधिकार आयोग स्थापित किया जाएगा, जिसे राज्य मानव अधिकार आयोग कहते हैं। ठीक है। और इस अधिनियम के तहत तो राज्य मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 में यह प्रावधान है। यह आपको याद रखना होगा फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की वह कौन सी धारा है जिसके तहत मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई है। तो यह धारा आपको याद रखना पड़ेगा। धारा 21 में प्रावधान है। आ रहा समझ में? तो यह किस अधिनियम की धारा है? तो यह धारा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो जब कोई भी अधिनियम पारित किया जाता है तो उस अधिनियम में कुछ न कुछ धाराएं अवश्य लिखी जाती हैं। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर धारा है 21। इस धारा 21 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य में या राज्यों के स्तर पर भी एक राज्य मानव अधिकार आयोगों की स्थापना की जाएगी। तो ऐसी धारा के तहत हमारे मध्य प्रदेश में भी राज्य मानव अधिकार आयोग या मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई है। और इसी अधिनियम की धारा 21 मतलब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत हमारे भारत में अब तक लगभग 26 राज्यों में मानव अधिकार आयोगों की स्थापना की जा चुकी है और इन राज्यों में एक हमारा मध्य प्रदेश भी है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है। तो एग्जाम में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको याद रखना होगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो पहली बात तो ये कि हमारे भारत में मानव अधिकार के संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो ये आपको याद रखना होगा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। फिर पूछा जाएगा कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत राज्यों में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई है? तो यह धारा आपको याद रखना होगा 21। ठीक है फ्रेंड। और यह भी पूछ सकता है कि अब तक हमारे भारत के कितने राज्यों में ये मानव अधिकार आयोग की स्थापना की जा चुकी है? तो आपको याद रखना होगा लगभग 26 राज्यों में इसकी स्थापना की जा चुकी है और इन 26 राज्यों में एक हमारा मध्य प्रदेश भी है। अब इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग। अब जो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग होता है तो ये हमारे राज्य के स्तर पर कार्य करेगा और हमारे राज्य में, हमारे मध्य प्रदेश में मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है फ्रेंड। हमारे मध्य प्रदेश में या हमारे मध्य प्रदेश राज्य में मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई है। और इसका जो नारा होता है हमारे मध्य प्रदेश में जो राज्य मानव अधिकार आयोग है, इसका स्लोगन क्या है? तो इसका स्लोगन ये है कि हम सब बराबर और बराबर हमारे अधिकार। ये इसका स्लोगन होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको याद रखना होगा कि इसका मुख्यालय भोपाल में होता है। ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। अब इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग। तो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग, इसका गठन हमारे मध्य प्रदेश में कब किया गया था? तो आपको याद रखना होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में इसका गठन सितंबर 1995 में किया गया था। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की स्थापना या इसका गठन कब किया गया था, तो आपको याद रखना होगा सितंबर 1995 में, 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद फिर इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है मध्य प्रदेश में भोपाल में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये है कहाँ पर? और या यहाँ पर इसका मुख्यालय है भोपाल में। तो इसके भवन को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना होगा कि जो पर्यावास भवन होता है, ठीक है, तो जो पर्यावास भवन होता है वहाँ पर इसका मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना होगा। या ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के मुख्यालय को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना होगा पर्यावास भवन। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है
कि मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का उद्देश्य क्या है। तो चाहे राष्ट्र का मानव अधिकार आयोग हो, मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हो, चाहे राज्यों में मानव अधिकार आयोग हो, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मानव अधिकारों की सुरक्षा करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऐसे ही जो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य कि मध्य प्रदेश में या राज्य में मानव अधिकारों की रक्षा करना या मानव अधिकारों की सुरक्षा करना या संरक्षण करना। आ रहा समझ में। और इससे क्या होगा, तो मानवीय मूल्यों को हितों की रक्षा की जा सकेगी और मानव गरिमा में पूर्ण या प्रतिष्ठा पूर्वक, इज्जत पूर्वक, सम्मान पूर्वक अपना जीवन जी सकेगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो मानव अधिकार आयोग है, तो इसके द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। आ रहा समझ में। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम का नाम है कि आयोग आपके द्वार। एक कार्यक्रम का नाम आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये कार्यक्रम का नाम क्या है, तो आयोग आपके द्वार, ये इस कार्यक्रम का नाम है जो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने शुरू किया गया है। और इस कार्यक्रम के तहत क्या होता है, तो इस कार्यक्रम के तहत जिनका भी मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या जिन व्यक्तियों के मानव अधिकारों का हनन हुआ है, तो ऐसे मामलों का निपटारा अब जिला स्तर पर भी किया जाएगा। ऐसे मामलों की सुनवाई जिला स्तर पर भी की जाएगी। किस कार्यक्रम के तहत, ये आयोग आपके द्वार के तहत। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका उद्देश्य क्या है, और मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने एक कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको बनेंगे। अब इसके बाद देखिए, अब अगला जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की संरचना। तो जो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग होता है, इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। और इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हमारे राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप यहाँ पर देखिए इसकी संरचना, ठीक है। अब इसकी संरचना में देखिए, तो संरचना में एक होते हैं अध्यक्ष, ठीक है फ्रेंड। अब मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, तो ये कौन होंगे, किसे यहाँ पर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें जो अध्यक्ष होंगे, तो इसमें एक अध्यक्ष होंगे और ये अध्यक्ष कौन बनेगा, तो जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, जो सेवानिवृत्त हो चुका है, रिटायर हो चुका है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का अगर मुख्य न्यायाधीश रिटायर हो चुका है या वर्तमान में कोई न्यायाधीश है, ठीक है। तो पहले ये अन्य न्यायाधीश का प्रावधान नहीं था, लेकिन जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत यह प्रावधान कर दिया गया है। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में प्रावधान किया गया है कि अब मुख्य न्यायाधीश के अलावा अगर अन्य न्यायाधीश भी है तो उसे भी इस मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, उधर के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भी और राज्यों के मानव अधिकार आयोग में भी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पर इस अध्यक्ष के लिए योग्यता क्या रखी गई है। तो अध्यक्ष के लिए योग्यता ये है कि जो राज्यों में उच्च न्यायालय है, जैसे हमारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर रिटायर हो चुके हैं तो उन्हें यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। और अगर कोई न्यायाधीश भी है हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में और अगर वे रिटायर हो चुके हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो उन्हें भी यहाँ पर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। फिर इसके बाद में अगला देखिए, इसमें एक सदस्य कौन होगा। तो इसमें टोटल कितने, 3, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। तो इसमें जो अगले सदस्य होंगे, तो सदस्य कौन होंगे इसमें, तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर कोई कार्यरत न्यायाधीश है तो उसे भी यहाँ पर सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अगर कोई भी न्यायाधीश या तो कार्यरत है, मतलब कार्य कर रहे हैं, या फिर रिटायर हो चुके हैं, तो इन्हें भी यहाँ पर एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हमारे राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और कैसे की जाएगी यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसके बाद देखिए दूसरे जो सदस्य होते हैं, तो अगले जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। पर इसके लिए योग्यता क्या है, तो इसके लिए योग्यता ये है अगले सदस्य के लिए कि अगर मान लीजिए कोई जिला न्यायाधीश है तो उसे भी यहाँ पर मानव अधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन ये जो जिला न्यायाधीश होगा तो इसे कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कितने वर्ष का, तो 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा।
या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानव अधिकार का विशेष ज्ञान हो या मानव अधिकार का विशेष अनुभव रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी यहाँ पर मानव अधिकार आयोग में सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। आ रहा समझ में? तो ये योग्यता इन सदस्यों की और अध्यक्ष की आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब आगे देखिए, इसमें अगला देखिए, इसमें जो हमारा मानव अधिकार आयोग होता है, इसमें जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो आपको याद रखना होगा कि इनकी नियुक्ति हमारे राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आ रहा समझ में? और राज्यपाल भी स्वयं इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं करते हैं, राज्यपाल भी एक समिति की सिफारिश पर ये अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और इस समिति में कौन कौन होंगे, तो ये आप देखिए यहाँ पर। तो इस समिति में अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति होती है, और इस समिति में हमारे मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। मुख्यमंत्री कौन होते हैं इसमें, तो मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और इसके बाद में इसमें कुछ सदस्य होते हैं। तो सदस्य कितने होंगे, 4। अब देखिए, इसमें जो राज्यों के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो समिति होती है, तो इस समिति में अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री होंगे, इसके अलावा सदस्य होंगे। तो सदस्य कौन होंगे, तो सदस्य हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भी होंगे इसमें सदस्य। इसके बाद में जो राज्य के गृह मंत्री हैं, तो राज्य के गृह मंत्री भी इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में जो विधानसभा है, तो विधानसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, तो विपक्ष के नेता भी इसमें सदस्य होंगे। ये समिति सिफारिश करेगी, तब जाकर हमारे राज्यपाल मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है फ्रेंड इसमें, तो चौथा पॉइंट ये है कि जिन राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है, वैसे तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, लेकिन जिन राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, यहाँ पर विधान परिषद होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो विधान परिषद है, तो इस विधान परिषद में जो अध्यक्ष होगा और उसमें विपक्षी दल का नेता होगा, तो वह भी इस समिति में सदस्य होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये चौथा पॉइंट मैंने आपको लिखकर क्यों बताया है, क्योंकि ये सभी राज्यों के लिए योग्यता है। मतलब कि हमारे भारत में जहाँ पर भी मानव अधिकार आयोग की स्थापना की जाएगी, जैसे जिन जिन राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना की जाएगी, तो उसमें सबके लिए प्रावधान नहीं है कि जिन राज्यों में अगर मान लो विधान परिषद है, तो विधान परिषद का अध्यक्ष और उसका जो विपक्षी दल का नेता होगा, वह इस समिति का सदस्य होगा। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये समिति आप जरूर याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए कि जो हमारा मध्य प्रदेश का मानव अधिकार आयोग होता है, तो इसमें अध्यक्ष प्रथम कौन थे और वर्तमान कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड कि जब हमारे मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग या मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 1995 में, 1995 में स्थापना की गई थी, तो इसके प्रथम अध्यक्ष हमारे मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष खलील उल्लाह खां को बनाया गया था। कौन बने थे प्रथम अध्यक्ष? खलील उल्लाह खां। ये आपको ध्यान रखना होगा, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन है। अब हो सकता है कि आने वाले समय में किसी और को नियुक्त कर लिया जाए, तो आपको अपडेट करके याद रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नरेंद्र कुमार जैन जो वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये हैं नरेंद्र कुमार जैन, ये हमारे राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है इसमें पॉइंट कि हमारे मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में एक सचिव भी होते हैं। तो ये सचिव कौन है वर्तमान में, तो ये वर्तमान में सचिव है श्री शोभित जैन। ये नाम आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है। तो आपको याद रखना होगा कि मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है या 70 वर्ष होता है। इनमें से जो भी पहले हो जाए तब तक ये अपने पद पर कार्य करते हैं। आ रहा समझ में? इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अभी यहाँ पर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन जी हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे इनकी एज अभी मान लीजिए कितनी है, तो इनकी एज अभी मान लीजिए कि 65 साल है,
65 ईयर। ठीक है, अब ये अगर 65 ईयर के हैं तो ये रिटायर कब हो जाएंगे, तो जैसे इनकी एज 68 होगी, 68 वर्ष होगी, वैसे ये रिटायर हो जाएंगे। आ रहा समझ में। और दूसरा उदाहरण ये है कि यदि मान लीजिए कि इनकी एज मान लीजिए कि 69 ईयर है, कितनी, 69 ईयर, तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के वर्तमान अध्यक्ष जो नरेंद्र कुमार जैन हैं, इनकी एज मान लीजिए कि 69 है। एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब मान लीजिए इनकी एज 69 है, तो ये रिटायर कब हो जाएंगे, तो जैसे 70 साल के होंगे, मतलब 1 साल इनका कार्यकाल हुआ और इनको रिटायर होना पड़ेगा। आ रहा समझ में, क्योंकि शर्त क्या है, तो कार्यकाल की शर्त ये है कि या तो 3 वर्ष पहले हो जाए या 70 वर्ष पहले हो जाए, इनमें से जो भी पहले होगा तब तक ये अपने पद पर कार्य करते रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे अगला जाता है कि इनका वेतन कहाँ से दिया जाएगा। तो आपको याद रखना होगा कि हमारे मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा जो सदस्य होते हैं, इनको वेतन हमारे राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। जो स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड होती है, राज्य की संचित निधि होती है, इनसे इन्हें वेतन दिया जाएगा। फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे हमारे केंद्र की संचित निधि होती है, ऐसे राज्यों की भी संचित निधि होती है, जो आपको याद रखना होगा। फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए अगला जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनके पद के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है, या इनके पद से संबंधित कुछ शर्तों का प्रावधान किया गया है। तो ये शर्तें कौन कौन सी हैं, तो देखिए इसमें पहली शर्त होती है कि जब इनकी नियुक्ति हो जाती है, ठीक है, जब इनकी नियुक्ति हो जाती है या इनकी नियुक्ति कर ली जाती है, तो नियुक्ति के बाद में इनके पद से संबंधित कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब ये है कि ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिनसे इन्हें आर्थिक नुकसान हो। ठीक है, तो ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके बाद में जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष या सदस्य ये रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो इन्हें फिर से नियुक्त किया जा सकता है, परंतु इनकी एज 70 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में। इन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है, जैसे नरेंद्र कुमार जैन अपने पद से रिटायर हो चुके हैं, मान लीजिए अगर इनकी एज 70 साल नहीं हुई है, 70 वर्ष नहीं हुई, तो उन्हें पुनः अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, परंतु शर्त ये रहेगी कि इनकी एज 70 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फ्रेंड, अब इसके बाद में अगला देखिए, इसमें अगला ये होता है कि जो भी सदस्य हैं या जो अध्यक्ष हैं, तो ये किसी भी समय अगर त्यागपत्र देना चाहें तो ये अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो आपको याद रखना होगा कि ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि जब हमारे मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को इस्तीफा देना होगा या इन्हें अपना त्यागपत्र देना है, तो ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनके वेतन भत्ते और इसके बाद में इनकी जो सेवा शर्तें होती हैं, इनका निर्धारण कौन करता है। तो आपको याद रखना होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनके वेतन भत्ते और इनकी जो सेवा शर्तें होती है, इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण मध्य प्रदेश सरकार या हमारे राज्य सरकार करती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद में अगला देखिए, इसमें अगला जाता है कि इनको पद से कैसे हटाया जाता है, इनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो राज्यों के मानवाधिकार आयोग होते हैं, चाहे मध्य प्रदेश का मानवाधिकार आयोग हो, चाहे किसी भी राज्य का मानवाधिकार आयोग हो, तो यहाँ पर जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति तो हमारे राज्यपाल करते हैं, परंतु राज्यपाल इन्हें हटा नहीं सकते। आ रहा समझ में, राज्यपाल इन्हें हटा नहीं सकते। तो कौन हटाने का अधिकार रखता है, तो राष्ट्रपति इन्हें इनके पद से हटा सकते हैं। आ गया समझ में, ये ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए अगला जाता है इसमें, तो वह जो मैंने अभी बताया है वही यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें कि राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल जरूर करते हैं, परंतु इनको हटाने का अधिकार किसके पास है, इनको हटाने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति के पास है। आ गया समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में इनको हटाया कैसे जाएगा,
तो इनको उसी तरह से हटा सकते हैं हमारे राष्ट्रपति जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है, उसी तरह से हमारे राष्ट्रपति ने हटा देते हैं। अब जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उन्हें कैसे हटाते हैं, उन्हें किस प्रकार से हटाया जाता है, तो इनकी एक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है, तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ परिस्थिति होती है। अगर ये परिस्थिति उत्पन्न होती है, आ रहा समझ में, तो कैसे परिस्थिति, तो जब ये दिवालिया हो जाते हैं, आ रहा समझ में। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग या किसी भी राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को राज्यपाल नियुक्त जरूर करते हैं, परंतु राज्यपाल इन्हें हटा नहीं सकते। हटाने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति के पास होता है और हमारे राष्ट्रपति या अध्यक्ष या सदस्य को उसी तरह हटा सकते हैं जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कैसे हटाया जाता है, तो इन्हें कुछ परिस्थितियों में हटा सकते हैं। तो ये परिस्थिति कैसे होती है, तो पहली परिस्थिति ये है कि मान लीजिए कि ये दिवालिया हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, आ रहा समझ में, तो इस स्थिति में इन्हें हटा दिया जाता है। और हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। पहले आप ये समझिए कि इनको किस कारण से हटाया जाएगा। तो पहला कारण क्या हुआ हटाने का, कि जब ये दिवालिया हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, तो ऐसे स्थिति में इन्हें हटा दिया जाएगा। फिर इसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या होगी, तो जब ये शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, मतलब ये कार्य करने में सक्षम न हो, तो ऐसे स्थिति में भी इन्हें हटा दिया जाएगा। तो मानसिक रूप से मतलब क्या, कि जब इनका दिमाग कार्य ना करे। मानसिक रूप से अस्वस्थ का मतलब क्या है, कि जब इनका दिमाग कार्य ना करे, तो ऐसे स्थिति में इन्हें हटा दिया जाएगा। और ये न्यायालय के द्वारा उन्हें घोषित करना पड़ेगा कि ये मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला जाता है कि जब अपराध के संबंध में इन्हें दोषी ठहराया गया हो और उन्हें कारावास दे दिया गया हो या उन्हें सजा दे दी गई है, तो ऐसी परिस्थिति में इन्हें इनके पद से हटाया जाएगा। इसके बाद फिर अगली कंडीशन क्या होगी, तो अगली कंडीशन ये होगी कि राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर इनको हटा देते हैं। अब यहाँ पर सिद्ध कदाचार का मतलब क्या है फ्रेंड, तो ये मैं आपको पिछली क्लास में कई बार बता चुका हूँ कि सिद्ध कदाचार, तो जो कदाचार का मतलब होता है बुरा व्यवहार। कदाचार का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बुरा व्यवहार, आ रहा समझ में। तो जब भी ये कोई बुरा व्यवहार करते हैं या बुरे व्यवहार के आरोप में इन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जाता है, तो जब इन पर बुरे व्यवहार का आरोप लगता है, तो बुरा व्यवहार कैसे, तो या तो भ्रष्टाचार में इनका नाम आ जाए या फिर और कोई गलत गतिविधियों में इनका नाम आता है, तो ये होता है बुरा व्यवहार या कदाचार। और अक्षमता मतलब ये काम करने में असमर्थ हो, ये क्या हो, कार्य करने में असमर्थ हो, तो ऐसी स्थिति में इन्हें इनके पद से हटा दिया जाता है। तो सिद्ध कदाचार मतलब जो बुरा व्यवहार इन पर सिद्ध हो जाए या असमर्थता का आरोप इन पर सिद्ध हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इनको इनके पद से हटा दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है कि अब राष्ट्रपति हटाएंगे कैसे। अगला मुद्दा ये है कि राष्ट्रपति ने हटाएंगे कैसे, तो राष्ट्रपति खुद इनको डायरेक्ट नहीं हटाते हैं। तो क्या होगा कि जब इन पर यह आरोप लगेगा कि तत्संबंधी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य ये कार्य करने में अक्षम है, मतलब कार्य करने में असमर्थ है, या इन पर बुरे व्यवहार का आरोप लगाया जा रहा है, तो हमारे राष्ट्रपति क्या करेंगे, तो राष्ट्रपति इनके लिए एक रिपोर्ट तैयार करवाएंगे और यह रिपोर्ट किसके पास भेजी जाएगी, तो यह मामला हमारे उच्चतम न्यायालय के पास या सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है। अब सर्वोच्च न्यायालय या हमारा उच्चतम न्यायालय इस मामले की जाँच करता है और हमारा उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करने के बाद में यदि हमारे राष्ट्रपति को बता देते हैं कि तत्संबंधी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य जो इन पर आरोप लगे थे ये बिल्कुल सही है, तो हमारे राष्ट्रपति इन्हें हटा देते हैं। और अगर हमारा उच्च न्यायालय ये बता देता है कि नहीं, जिस मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य पर जो आरोप लगे थे, बुरे व्यवहार का आरोप लगे थे, असमर्थता का आरोप लगा था, दिवालिया होने का आरोप लगा था, ये निराधार है, मतलब गलत है, तो ऐसे स्थिति में हमारे राष्ट्रपति उन्हें नहीं हटाते हैं। आ रहा समझ में, तो ये इनको हटाने की प्रक्रिया होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है। तो चाहे हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हो, चाहे राज्यों के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हो, इनको हटाने की प्रक्रिया सेम है, ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए आगे
कि जो हमारा मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग होता है, तो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में शाखाएं कितनी होती हैं? तो इसमें 4 शाखाएं काम करती है फ्रेंड। तो ये 4 शाखाएं कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, इसमें पहली शाखा का नाम होता है अनुसंधान शाखा। अरे समझ में, जो हमारा राज्य मानव अधिकार आयोग होता है, तो इसमें कितनी शाखाएं होती है? तो इसमें 4 शाखाएं काम करती है फ्रेंड, जिसमें पहली शाखा का नाम क्या है? तो पहली शाखा का नाम होता है अनुसंधान शाखा। नारा समझ में। अब ये जो अनुसंधान शाखा होती है, ये अनुसंधान शाखा का काम क्या होगा और इसमें किस स्तर के अधिकारी होते हैं? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अनुसंधान शाखा होती है, तो इसमें आईजी ऑफिसर होते हैं। आईजी मतलब इंस्पेक्टर ऑफ जनरल, जिसको हम महानिरीक्षक कहते हैं। तो ये महानिरीक्षक किस डिपार्टमेंट का होगा? तो आपको याद रखना होगा, इसमें पुलिस महानिरीक्षक इसका मुख्य अधिकारी होता है। पुलिस महानिरीक्षक, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें कौन होगा? पुलिस महानिरीक्षक होता है फ्रेंड, इसमें अधिकारी। तो ये इसका प्रभारी होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो आईजी है, आईजी कौन होगा यहाँ पर इस शाखा में? तो आईजी यहाँ पर ये प्रभारी होंगे। सारा कार्यभार किसको सौंपा गया है अनुसंधान शाखा का? तो ये हमारे आईजी को सौंपा गया है। पुलिस महानिरीक्षक को इस शाखा का प्रभारी बनाया जाता है या प्रभारी होते हैं इस शाखा के। अब हमारे आईजी को सहायता देने के लिए कुछ इसमें अधिकारियों की टीम भी काम करती है, इसमें कुछ अधिकारी भी होते हैं और इसमें कुछ कर्मचारी भी काम करते हैं। तो अब आईजी अकेले तो काम नहीं कर सकते, अब आईजी को सहायता देने के लिए हमारे कुछ अधिकारी भी इसमें कार्य करते हैं और कुछ हमारे कर्मचारी भी काम करते हैं। तो ये सभी मिलकर हमारे आईजी की सहायता करते हैं। अब ये काम क्या करेंगे अनुसंधान शाखा में? तो मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित अगर कोई भी मामला है, तो उस मामले की जांच करते हैं हमारे आईजी। ठीक है, तो मानव अधिकार उल्लंघन का यदि कोई मामला है, उसकी जांच हमारे पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा किया जाएगा और इसमें जो अधिकारी हैं और ये कर्मचारी हैं, तो ये हमारे आईजी की सहायता करते हैं। ये होती है अनुसंधान शाखा फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? तो जहाँ पर भी किसी भी जिले में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी तहसील के स्तर पर या कहीं पर भी मानव अधिकार के उल्लंघन का कोई मामला आया है या मानव अधिकार के हनन का कोई मामला है, तो उसका अन्वेषण करना, उसके जांच पड़ताल करने का कार्य हमारे पुलिस महानिरीक्षक करेंगे और इनकी सहायता देने के लिए अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड, ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आ रहा समझ में? अब इसके बाद देखिए अगला, तो अगली शाखा कौन सी है? तो दूसरी शाखा इसमें होती है विधि शाखा। अब ये विधि शाखा क्या करती है? तो विधि शाखा में एक प्रभारी, आपको याद रखना होगा कि इसमें प्रभारी कौन होते हैं। तो इसमें एक प्रभारी होते हैं, एक इसमें प्रभारी होते हैं। तो प्रभारी कौन होगा इसका? तो इसका प्रभारी एक रजिस्ट्रार होगा। इसमें प्रभारी कौन होगा? तो इसमें प्रभारी एक रजिस्ट्रार होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब प्रभारी कौन होंगे इसमें? तो एक रजिस्ट्रार होगा और यह रजिस्ट्रार क्या करता है? तो यह रजिस्ट्रार हमारे राज्य मानव अधिकार आयोग मतलब मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है, इस आदेश को जो निम्न अधिकारी होते हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है यह रजिस्ट्रार। और इसके बाद में जो निम्न अधिकारी होते हैं, निम्न अधिकारियों के द्वारा जो प्रतिवेदन दिया जाता है, उस प्रतिवेदन को यह रजिस्ट्रार हमारे मानव अधिकार आयोग तक पहुंचाने का काम करता है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव अधिकार आयोग की या राज्य मानव अधिकार आयोग या मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की वह एक कौन सी शाखा है जो मानव अधिकार आयोग के आदेशों को अधीनस्थों तक पहुंचाता है या अधिकारियों तक पहुंचाती है और इसके बाद में फिर अधिकारियों के प्रतिवेदन आयोग तक पहुंचाती है। बताइए वह कौन सी शाखा है? तो इस शाखा का नाम आपको याद रखना होगा, विधि शाखा। और इस विधि शाखा में काम कौन करता है? तो हमारा रजिस्ट्रार काम करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद फिर तीसरी शाखा होती है सूचना एवं जनसंपर्क शाखा। अब सूचना एवं जनसंपर्क शाखा क्या काम करती है? तो इसका जो मुख्य कार्य होगा, तो इसका मुख्य कार्य हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे राज्य में मानव अधिकार के लिए लोगों को जागरूक करना। तो आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो सूचना प्रौद्योगिकी का ज़माना चल रहा है, ठीक है, तो वर्तमान समय किसका है? तो आईटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समय है वर्तमान में। और इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी यह शाखा मध्य प्रदेश के या मध्य राज्य के सभी लोगों तक ये मानव अधिकार के लिए जागरूक करने के लिए संदेश पहुंचाती है।
आ रहा समझ में। तो मध्य प्रदेश में रहने वाले जितने भी निवासी हैं, इन मध्य प्रदेश के निवासियों को हमारी यह शाखा जागरूक करने का काम करती है। तो जागरूक किस मामले में करती है? तो मानव अधिकार के लिए जागरूक करती है। यह शाखा बताती है कि तुम्हारे मानव अधिकार कौन कौन से हैं। आ रहा समझ में। तो इस शाखा के माध्यम से लोगों को मानव अधिकार के लिए जागरूक किया जाता है। इसके बाद फिर अगली शाखा होती है चौथी शाखा, प्रशासनिक शाखा। अब यह प्रशासनिक शाखा ये क्या काम करती है फ्रेंड? तो यह प्रशासनिक शाखा हमारे मानव अधिकार आयोग के प्रबंधन और इसके बाद में इसके लेखा जोखा संबंधी कार्य करती है। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ये चारों शाखाओं के बारे में। तो एग्जाम में आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में कितनी शाखाएं हैं? तो 4 शाखाएं हैं और इन 4 शाखाओं के नाम भी आपको याद रखने होंगे। ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये शाखाएं भी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद देखिए हमारा राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य क्या क्या होगा। तो राज्य मानव अधिकार आयोग के कुछ कार्य हैं। तो इसके कार्यों में देखिए कि जो हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जिस प्रकार से काम करता है, उसी प्रकार से राज्यों के स्तर पर हमारा राज्य मानव अधिकार आयोग या हमारा मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग भी काम करता है। अब इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि अगर मान लीजिए कि मानव अधिकार उल्लंघन का कोई मामला है, मानव अधिकार हनन का कोई मामला है और उस मामले की जांच अगर हमारा राष्ट्र का मानव अधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कर रहा है, तो हमारा राज्य मानव अधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करता। आ रहा समझ में। और ये बात मैंने आपको उधर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भी बताई थी कि यदि अगर किसी मानव अधिकार हनन का कोई मामला है और उस मामले की जांच अगर राज्य मानव अधिकार आयोग कर रहा है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करेगा। आ रहा समझ में। तो ठीक ऐसे ही अगर कोई मानव अधिकार हनन का कोई मामला है और उसकी जांच हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कर रहा है, तो उसकी जांच हमारा मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग या राज्य मानव अधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। और फिर कुछ आयोग के कार्य हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से कार्य हैं। तो सबसे पहला काम ये हमारे मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का कि मानव अधिकार संबंधी मामलों की यह जाँच करता है। आ गया समझ में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में मानव अधिकार संबंधी कोई भी मामला है, अगर मानव अधिकार हनन का कोई मामला है, मानव अधिकार उल्लंघन का कोई मामला है, तो ऐसे मामलों की जांच कौन करेगा? तो ऐसे मामलों की जांच हमारा मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग करेगा। ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है कि लोक सेवकों के द्वारा, ये लोक सेवक का मतलब क्या है? पब्लिक सर्वेंट। तो हमारे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, इनके द्वारा यदि मानव अधिकार का हनन किया जाता है, मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो अगर ऐसा कोई मामला है तो ऐसे मामले की जांच भी हमारा मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग करता है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है कि मानव अधिकारों एवं उनके संरक्षण से संबंधित जो भी विधिक उपाय होते हैं उसके लिए लोगों को जागरूक करना। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे मध्य प्रदेश में निवास करने वाले जो मध्य प्रदेश के निवासी होते हैं या जितने भी निवास करने वाले निवासी हैं, इन निवासियों को मानव अधिकारों के लिए जागरूक करना, लोगों को ये बताना कि आपके मानव अधिकार कौन कौन से हैं, मानव होने के नाते आपके कौन कौन से प्रमुख अधिकार हैं। ये अधिकार हमारे मध्य प्रदेश के निवासियों को यह आयोग बताता है और उन्हें जागरूक करता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला कार्य क्या है? तो अगला कार्य हमारे आयोग का यह होता है कि हमारा मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय बताता है और इनकी समीक्षा भी करता है। इसके बाद में जो उपाय यह बताएगा तो उन उपायों का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब इनको लागू किया गया है या नहीं किया गया है, इसकी भी जांच करता है। और इन जो उपायों को बताया है हमारे मानव अधिकार आयोग ने कि मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये उपाय किया जाना चाहिए, और इसके संबंध में भी यह सिफारिश करता है, अनुशंसा करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में फिर अगर मानव अधिकार से संबंधित अगर शोध भी किया जाना है तो मानव अधिकार से संबंधित शोध को भी, रिसर्च को भी यह आयोग बढ़ावा देता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है कि हमारा मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के क्षेत्र में
तो हमारा जो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग होता है, तो मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत मतलब कुछ ऐसी संस्थाएं काम करती हैं जो मानव अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा देती है, मानव अधिकार के लिए लोगों को जागरूक करती है। तो अगर ऐसी कोई संस्था ऐसा संगठन है, जैसे गैर सरकारी कुछ संगठन होते हैं, तो कुछ गैर सरकारी संगठन ये मानव अधिकार को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। तो जब ये NGO, इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाएगा, NGO, और NGO का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम गैर सरकारी संगठन कहते हैं। तो यह गैर सरकारी संगठन मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जब ये कार्य करता है, यह सहयोग देता है, तो इसके प्रयासों की सराहना करता है हमारा मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला कार्य होता है कि मध्य प्रदेश में जेल या जो भी बंदी गृह होते हैं, तो वहाँ पर जाकर स्थिति का जायजा लेना, वहाँ पर जाकर स्थितियों की पहचान करना कि जो भी कैदी है या जिनको बंदी बनाया गया है, कहीं उनके मानव अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। आ रहा समझ में। इसके अलावा मान लीजिए अगर और कुछ सुधार करना है, तो उसके संबंध में भी हमारा मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ये जांच करता है इसकी। आगे समझ में। अगर कोई सुधार करना है तो उसके लिए सिफारिश करता है, और अगर मानव अधिकारों का हनन हुआ है तो उसकी जांच करेगा, ताकि भविष्य में इनके अधिकारों का उल्लंघन न हो। इसके बाद में अगला इसमें आ जाता है कार्य कि न्यायालय के समक्ष अगर कोई लंबित मानव अधिकार का मामला है, मतलब ऐसा कोई मामला जो मानव अधिकार का मामला है और मानव अधिकारों का हनन हुआ है, और अगर ऐसा कोई मामला पेंडिंग में पड़ा है हमारे न्यायालय के समक्ष, तो उस मामले की भी यह जांच करेगा, मतलब उस मामले में भी हमारा आयोग इंटरफेयर करेगा, हस्तक्षेप करेगा, परंतु इसमें न्यायालय से पहले हमारा आयोग परमिशन लेगा, हमारा आयोग पहले अनुमति लेगा, उसके बाद इस मामले में हस्तक्षेप करता है। बिना न्यायालय की अनुमति के हमारा आयोग उसमें इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने बताया आपको मानव अधिकार आयोग के सभी कार्य। तो राज्य मानव अधिकार आयोग या हमारा मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के कार्य क्या हैं, ये सारे कार्य मैंने आपको बताए फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि जो हमारा मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग होता है, ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसकी रिपोर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो हमारा जो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग होता है, तो यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन या अपनी वार्षिक रिपोर्ट ये किसे देगा, तो ये मध्य प्रदेश सरकार को, मतलब राज्य सरकार को भेजता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग या राज्य मानव अधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि यह आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देता है, और राज्य सरकार इस रिपोर्ट को विधानमंडल में रखवाती है। आ रहा समझ में। कहाँ पर रखवाएगी राज्य सरकार इस रिपोर्ट को, तो राज्य के विधानमंडल में इस रिपोर्ट को रखा जाता है। अब विधानमंडल किसे कहा जाता है, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि विधानमंडल का मतलब क्या होगा। तो विधानमंडल मतलब हो जाता है विधानसभा, और इसके बाद फिर विधान परिषद, और इसके बाद फिर राज्यपाल, ये इनको मिलाकर कहा जाता है विधान परिषद, या सॉरी विधानमंडल, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारा मध्य प्रदेश है, तो हमारे मध्य प्रदेश में तो विधान परिषद है ही नहीं, मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, तो फिर यहाँ पर विधानमंडल किससे किससे मिलकर बनेगा। तो आपको याद रखना होगा कि जो विधानसभा है और हमारे राज्यपाल हैं, इनसे मिलाकर या इनसे मिलकर हमारे मध्य प्रदेश के विधानमंडल का गठन होता है। और जिन राज्यों में विधान परिषद होती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र है, तो यहाँ पर विधान परिषद भी है, तो यहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इससे मिलकर विधानमंडल का गठन होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हमारी राज्य सरकार को हमारा मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग मध्य प्रदेश सरकार को रिपोर्ट देता है, और मध्य प्रदेश सरकार इस रिपोर्ट को विधानमंडल में रखवाती है। अब विधानमंडल में जब ये रिपोर्ट पेश की जाती है तो इस पर चर्चा होती है, ठीक है। और आयोग के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है, तो या आयोग ने जो भी सिफारिश दी है, तो उन सिफारिशों पर हमारी सरकार ने कहाँ तक कार्रवाई की है, इसका भी उल्लेख इसमें किया जाता है। और आयोग की ऐसी कोई सिफारिश जिस पर हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने कार्य नहीं किया है या उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो ध्यान रखना कि जो अनुशंसा शब्द होता है, सिफारिश होता है, मंत्रणा होता है, ये इन सब का एक ही अर्थ होता है, और इंग्लिश में रिकमेंडेशन कहते हैं इसको,
ठीक है। तो हमारा जो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग होता है, इसने हमारी सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को रिपोर्ट दी और मध्य प्रदेश सरकार ने इस रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करवाया, मतलब विधानमंडल में प्रस्तुत किया। और आयोग ने जो सिफारिशें दी है, तो उन सिफारिशों पर, किन किन सिफारिशों पर मध्य प्रदेश सरकार ने कार्य किया है या कार्रवाई की है, और जिन सिफारिशों पर मध्य प्रदेश सरकार ने कार्रवाई नहीं की है या उन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है, तो क्यों स्वीकार नहीं किया है, इसकी भी जानकारी सरकार को देनी पड़ती है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें अगला जाता है मानव अधिकार न्यायालय। तो मानव अधिकार न्यायालय से पहले मैंने आपको हमारे मध्य प्रदेश में जो राज्य मानव अधिकार आयोग होता है, यह अपनी रिपोर्ट या अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को देता है और राज्य सरकार उसे विधानमंडल में रखवाती है और विधानमंडल में उस पर चर्चा होगी। ठीक है। तो ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य मानव अधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है, तो राज्य सरकार को देता है और राज्य सरकार इस रिपोर्ट को कहाँ रखवाती है, तो विधानमंडल में रखवाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में, अब देखिए इसमें, तो ये जो मानव अधिकार न्यायालय है, तो यह किस तर्ज पर इसे स्थापित किया गया है, तो आप देखेंगे कि जैसे हमारे भारत में एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की व्यवस्था की गई है, ऐसे ही राज्यों के स्तर पर एक राज्य मानव अधिकार आयोग की व्यवस्था की गई है और ठीक ऐसे ही जिले के स्तर पर भी एक जिला मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान कहाँ पर किया गया था, तो हमारे भारत में जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 उस समय जो पारित किया गया था, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 30 के तहत इस मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की जाएगी। तो हम देखते हैं कि जिले के स्तर पर जिला मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान इस धारा 30 के तहत किया गया है और इसी धारा के तहत हमारे जिलों के स्तर पर यह मानव अधिकार न्यायालय की भी स्थापना की गई है। तो हमने देखा है कि हमारे भारत में और जितने भी राज्य हैं और इसके बाद जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर ये मानव अधिकार उल्लंघन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, मानव अधिकार हनन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इन मामलों को निपटारा करने के लिए, इन मामलों को तेज़ी से सुलझाने के लिए इस न्यायालय की स्थापना की गई है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में ये जो मानव अधिकार न्यायालय है, जिसे जिला के स्तर पर स्थापित किया जाएगा, तो ये ऐसे स्थापित नहीं होगा। तो ये स्थापित ऐसे कैसे किया जाएगा, तो इस न्यायालय की स्थापना करने के लिए हमारे राज्य सरकार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो राज्य सरकार के द्वारा कब स्थापित किया जाएगा, जब हमारा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जब ये सलाह देगा, जब ये परामर्श देगा, तब इसके बाद में जिला के स्तर पर ये जिला मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की जाएगी। तो ये दोनों के ही सहयोग से ये हमारे मध्य प्रदेश में या किसी भी राज्य में ये जिला मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की जाएगी, ये जिला स्तर पर इसकी स्थापना की जाएगी। और यह न्यायालय क्या करेगा, तो मानव अधिकार संबंधी जो भी मामले हैं उनकी सुनवाई करेगा और लोगों को उचित न्याय प्रदान करेगा यह न्यायालय। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद इस न्यायालय में राज्य सरकार के द्वारा एक विशेष लोक अभियोजक इसकी नियुक्ति की जाएगी। तो राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करेगी, इस विशेष लोक अभियोजक की। और यह विशेष लोक अभियोजक किसे नियुक्त किया जाएगा, तो इसके लिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने या हमारे इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि उस वकील को या ऐसे वकील को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जाएगा जिसे कम से कम 7 वर्ष वकालत करने का अनुभव होता है। अर्थ मत में, तो जिस व्यक्ति को या जिस वकील को लगातार 7 वर्ष वकालत करने का अनुभव है, तो ऐसे वकील को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में? तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मानव अधिकार न्यायालय होता है और इसमें जो विशेष लोक अभियोजक होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो हमारी राज्य सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। और किसे नियुक्त किया जाएगा, तो ऐसा वकील जिसे कम से कम 7 वर्ष का वकालत करने का अनुभव है, ऐसे वकील को यहाँ पर विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको राज्य मानव अधिकार आयोग या मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के बारे में बताया है और इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी आपसे पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा यह सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी IAS अकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Thanks for watching.